हेलो एवरीवन, विकासू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम 1 जनवरी 2022 के सीडीपी का क्वेश्चन करने वाले हैं। यह क्वेश्चन पेपर 1 से होगा। आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हो हम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपसे यही विनती है, क्लास को लाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हो, कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से क्वेश्चन होगा और इनमें हम 30 क्वेश्चन को देखेंगे। आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए देखते हैं आगे भी। यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल suggest that different body part develop at different rate at various stages of development. Development is unidimensional. Development is unidirectional. Development is discontinuous process. Direction of development is proximodistal and cephalocaudal. हिंदी भी देख लेते हैं। आइए, यहाँ कह रहा है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर में के विभिन्न अंग के विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिवसीय होता है, तो विकास एक आयामी नहीं होता है। क्या होता है? विकास जो है ना, एक आयामी नहीं होता है। विकास एक दिवसीय होता है। एक दिशीय मतलब एक ही दिशा में चलने वाला। विकास एक दिशीय नहीं होता है। विकास एक सतत प्रक्रियाएं हैं। ये प्रक्रिया विकास एक असतत है। सॉरी, यहाँ पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस। अच्छा से देखिएगा, असतत प्रक्रिया है। यह भी नहीं होगा, यही सतत रहता तो हो जाता है। यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा, असतत दिया हुआ है। यहाँ चौथा में दिया है, विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी है। और विकास की जो है दिशा जो होता है ना, अधोगामी और शीर्षगामी दोनों होता है। क्या हो जाएगा आंसर? 4 नंबर। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ दिया है दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? चिल्ड्रेन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। चिल्ड्रेन इज ए पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इंटू 10 डिस्ट्रिक्ट स्टेट। चिल्ड्रेन thinking is not influenced by social interaction. Children development is solely determined by the genetics. आइए इसका हिंदी भी देख लेते हैं। यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है। जो बच्चों का जो विकास होता है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है। यह तो सही है। क्या है? यह सही है। बचपन यह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा गया है। बचपन यह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा गया है। यह बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। यहाँ नहीं के बारे में बात बोल रहा है, यह भी गलती है, होती है। बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता पर निर्भर होता है, यह भी गलत है। यदि हम सही आंसर की तलाश करें तो हम आंसर 1 की ओर बढ़ेंगे। मेरा 1 आंसर क्या होगा? सही होगा। आइए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया है, द प्रोसेस ऑफ पर डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड एडेप्टेशन, लर्निंग, सोशलाइजेशन, मैच्योरेशन। आइए हिंदी को भी देखते हैं। यहाँ कह रहा है, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने वाली प्रक्रियाएं कहलाती है। यहाँ पर देखा जाए, फिर से इंग्लिश देख लेते हैं हम। The process of predeterminate unfolding of the genetic disposition is the called adaptation, learning, socialization, maturation. यहाँ पर हम बात करें तो प्रोसेस यहाँ पर यह आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने वाली प्रक्रियाएं कहलाती है। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने वाली प्रक्रियाएं क्या कहलाती है? तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो समाजीकरण
यह नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आनुवांशिक रूप से तो समाजीकरण को हम चाहते हैं। यहाँ पर अधिगम भी नहीं होगा। यह अधिगम जो होता है ना बच्चों के अंदर, वो आनुवांशिकता से नहीं होता है। अनुकूलन नहीं होगा। आनुवांशिकता में बच्चे क्या करते हैं? अनुकूलन नहीं करते हैं। जब बच्चे जो होते हैं मैच्योरिटी होगा, इसमें परिपक्वता आएगा। यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े तो आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने वाली प्रक्रिया परिपक्वता का कहलाता है। मैच्योरिटी कहलाता है। आइए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 4 नंबर की ओर देखेंगे यहाँ पर कि इज ए प्राइमरी एंड स्पेस इज ए सेकेंडरी एजेंट ऑफ द सोशलाइजेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राइमरी एजेंट कौन होता है। कोई भी समाजीकरण का जो प्राइमरी एजेंट होता है वो परिवार होता है। बच्चे जिस परिवार में जन्म लेते हैं उसके माता पिता क्या होते हैं? भाई बहन प्राइमरी एजेंट होते हैं। और सेकेंडरी क्या होता है? जब बच्चे वह घर से निकलकर स्कूल में मीडिया के द्वारा कुछ समाज के द्वारा कुछ सीख रहे होते हैं, वह सेकेंडरी एजेंट होता है। तो प्राइमरी एजेंट फैमिली हो गया और सेकेंडरी एजेंट क्या हो गया? स्कूल हो गया। क्या हो गया? प्राइमरी एजेंट क्या हो गया? फैमिली हो गया और सेकेंडरी एजेंट क्या हो गया? यहाँ पर स्कूल हो गया। यदि हम देखें मीडिया एंड फैमिली, प्राइमरी एजेंट मीडिया नहीं है। स्कूल एंड मीडिया, यह भी गलत है। मीडिया एंड नेबरहुड, यह भी गलत है। तो यह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ भी देख लेते हैं समाजीकरण का प्राथमिक और खाली जगह समाजीकरण का द्वितीय कारक। तो क्या हो जाएगा? यदि हम सही आंसर की तलाश करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिवार और विद्यालय। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग व्हाट इज़ द प्राइमरी बेसिस ऑफ द 7 to 8 year old चिल्ड्रेन मोरल डिसीजन। कह रहा है, यहाँ पे हिंदी भी देख लेते हैं। सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस पहला में है, दूसरा में है सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस, तीसरा में है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, चौथा में है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो यदि हम हिंदी भी देख लेते हैं क्या है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। जब बच्चे 7 से 8 वर्ष का रहा होगा तो वह किस स्टेज में होगा। तो यहाँ पर देखें तो बच्चे जो है ना 7 से 8 मतलब प्री कन्वेंशनल में होगा। क्या होगा? बच्चे क्या होंगे? प्री कन्वेंशनल में होंगे। तो यहाँ पर यदि देखें हम सही आंसर की ओर बढ़े तो यहाँ पर जो है ना जब प्री कन्वेंशनल की बात बोलते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, यह गलत होगा। प्री कन्वेंशनल का नहीं है। सो क्या होगा? प्री कन्वेंशनल में यह भी नहीं होता है। मतलब प्री कन्वेंशनल में क्या होता है? एडोलसेंस से पहले आता है प्री एडोलसेंट। क्या आता है? प्री एडोलसेंट मतलब कहने का मतलब हुआ कि प्रारंभिक किशोरावस्था। तो प्रारंभिक किशोरावस्था क्या होता है कि बच्चों के अंदर 7 से 8 वर्ष का जब रहता है बच्चा तब उसके अंदर क्या होता है? प्रारंभिक किशोरावस्था देखने को मिलता है। तो बच्चे इस अवस्था में जो है ना किस नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। तो बच्चे जो है ना सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, यह भी गलती है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यह भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? दंड और आज्ञा का पालन जो होता है बच्चे के अंदर 7 से वर्ष में यह निर्णय लेने की क्षमता आ जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सेरिएशन इन जीन पियाजे थ्योरी रेफर टू द एबिलिटी टू द ऑर्डर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन वन डायमेंशनल, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, द एबिलिटी टू टेक द perspective for other, a narrative form of thinking as used in storytelling, the ability to the spatially map place like one school। तो यहाँ पर सेरिएशन का मतलब क्या है? आइए हिंदी को भी पढ़ के थोड़ा देख लेते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन
का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है। स्थानों जैसे अपने विद्यालयों का स्थानीय मानचित्रण करना। जो सीरिएशन की बात हमने किया था पहले वाले प्रीवियस क्लास में भी हमने देखा था, थ्योरी वाले क्लास में। तो सीरिएशन का मतलब हुआ बच्चा जो है ना अपने ज्ञान के आधार पर लंबाई के क्रम को सजाना। क्या होगा? लंबाई के क्रम के सजाता है तो वो क्या होता है? सीरिएशन कर पाता है। यह बच्चे में क्या आता है? यह बच्चों में कब आता है? इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आता है। मतलब बच्चे जो है ना अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं में आता है। तो बच्चों को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित होना, यह सही आंसर की ओर हम बढ़ सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं 7वां क्वेश्चन। याद है नसीम ए 5-year-old is certain that rolling out a ball of clay into a snake creates more clay. According to Jean Piaget, what is the reasoning behind her thinking? Animistic thinking, centration, hypothetic deductive reasoning, transitive inference. आइए इसका हिंदी भी देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर 5 वर्षीय नसीमा क्या है? 5 वर्षीय नसीमा यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? सांप के रूप में परिवर्तित मतलब बच्चों के अंदर जीववाद आता है। क्या आता है? जीववाद। मतलब बच्चे जो है ना निर्जीव वस्तुओं के अंदर सजीव का गुण ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? क्या करब? 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाता है। सॉरी, यहाँ पे जीववाद नहीं है, बढ़ जाता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच के पीछे के कौन सा तर्क है? मतलब दबाकर सांप के रूप में यहाँ पर जो है ना बच्चे के अंदर जो है ना जीववाद नहीं होगा। क्या होगा? यहाँ पर निर्जीव और सजीव का कोई बात नहीं चल रहा है, यहाँ जीववाद नहीं होगा। परिकल्पित निगमनात्मक सोच, यहाँ पर इसका देख लेते हैं इंग्लिश। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग नहीं होगा, यह नहीं होगा। यहाँ पर देखें यार, संक्रमक परिणाम निकालना, यह भी नहीं होगा। यदि हम सही आंसर की ओर बढ़ें तो इनमें क्या हो जाएगा? साथ में केंद्रीयता, सेंट्रेशन, क्या हो जाएगा? सेंट्रेशन हो जाएगा। सेंट्रेशन मतलब क्या? बच्चों के अंदर जो है ना उनके विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना, क्या कहलाता है? सेंट्रेशन। तो बच्चे जो है ना किसी भी चीज़ में वह क्या होते हैं? उनके विभिन्न पहलुओं, विभिन्न एस्पेक्ट को देखते हैं। तो इस तरह से जब भी थिंकिंग करता है तो बच्चों के अंदर क्या होता है? सेंट्रेशन का गुण रहता है। तो यह कब आता है बच्चे के अंदर? बच्चे के अंतर्गत क्या आता है? इसमें पियाजे के, और यह गुण बच्चे के अंदर कंक्रीट मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलता है। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। 8 नंबर, यहाँ पर है दूसरा है लेव वाइगोस्की ऑफर्ड ए थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट along the principle of social constructivism, behaviorism, psychoanalysis, universalism। तो लेव वाइगोस्की के जो है, आइए हिंदी भी देख लेते हैं थोड़ा। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आधारित होता है व्यवहारवाद नहीं होगा। क्या होगा? व्यवहारवाद नहीं होगा। मनोविश्लेषण नहीं होगा। सार्वभौमिकता भी नहीं होगा। तो हम किसके साथ जा सकते हैं? हम वन के साथ जा सकते हैं, सामाजिक संरचना के साथ। आइए आगे की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज बाय वाइगोस्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड एक्सेप्ट ऑफ स्पीकिंग टू हर सेल्फ? तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया है प्राइवेट स्पीच, दूसरा दिया है टॉक अलाउड, तीसरा है स्कैफोल्डिंग, चौथा है ईगो सेंट्रिज्म। तो आइए इसमें देखते हैं, हिंदी भी देख लेते हैं।
लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? निजी संवाद, उच्च स्वर में वार्ता, पार, स्व केंद्रिता। जब वे लेव वाइगोस्की की बात बोलते हैं, जब बच्चे अपने में बात कर रहे होते हैं तो इसे हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। क्या बोलते हैं? प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। तो इस यहाँ पर यदि सही आंसर की ओर बढ़ें तो इनमें कौन सा हो जाएगा? इनमें निजी संवाद, प्राइवेट स्पीच होगा। यदि बच्चे क्या होते हैं, समाज में कुछ सीखते हैं, यदि समाज से वह दूर भी रहते हैं तो वो अपने आप में कुछ थिंकिंग कर रहे होते हैं, अपने आप में कुछ बोलते हैं, अपने आप में वह माइंड में लैंग्वेज कर रहे होते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टाइज ऑफ द प्रोग्रेसिव क्लासरूम, मतलब आया पहला है यहाँ पर फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, एबिलिटी बेस्ड फिक्स सिग्रेशन, कोलैबोरेटिव लर्निंग, यूज ऑफ द रिवार्ड एंड पनिशमेंट। यहाँ देखें प्रोग्रेसिव लर्निंग, मतलब कहने का मतलब हुआ यहाँ पर हिंदी देख लेते हैं इसका। प्रगतिशील कक्षा, प्रगतिशील कक्षा किसको बढ़ावा देता है? यहाँ पर डील और अभ्यास जो पर जोर देना, तो डील और अभ्यास पर जोर देना यह नहीं होगा। योग्यता आधारित अस्थायी लगाव, योग्यता आधारित अस्थायी लगाव यह नहीं होगा। यहाँ पर यह भी नहीं होगा। दूसरा है सहयोगी पूर्ण अधिगम, तो ये प्रोग्रेसिव जो लर्निंग होते हैं, प्रगतिशील कक्षा होते हैं, ये क्या किस पे बढ़ावा देता है? सहयोगी पूर्ण अधिगम को बढ़ावा देता है। पुरस्कार और दंड का प्रयोग यह भी नहीं होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ए चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन एंड डिजायर ऑफ अदर, द चाइल्ड हैज़। तो यहाँ पर बोल रहा है कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एंड नेटुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। आइए इसका हिंदी भी देख लेते हैं क्या है। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि किस रूप में दर्शाती है? मतलब दूसरों की, अपना नहीं दूसरों की। तो इनमें यदि हम देखें तो या स्थानिक संबंध बुद्धि यह नहीं होगा, स्थानिक संबंध बुद्धि यह नहीं होगा। अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, अंतरा मतलब होता है दूसरों को जानना, तो और अंत मतलब होता है अपने आप को, स्वयं को जानना। तो अंत व्यक्तिक बुद्धि भी नहीं होगा, प्राकृतिक बुद्धि भी नहीं होगा। यदि हम सही आंसर की तलाश बुक करें तो अंतरा व्यक्तिक बुद्धि हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रोस्पोर्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? बीइंग एजुकेटेड इन वन मदर टंग is detrimental to educational and technological advancement. Schools should be encourage children to learn and speak English as their first language. Multilingual has great cognitive benefit for young students. Bilingual approach confuses student and hampers learning. तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर स्कूल शुड बी इनकरेज टू द लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज फर्स्ट लैंग्वेज। मल्टी लैंग्वेज हैज़ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट फॉर यंग स्टूडेंट। मतलब बहुभाषिकता जो है ना, बच्चों को अंदर कॉग्निटिव बेनिफिट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आइए इसका हिंदी भी देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है, यह नहीं होगा। विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने की प्रोत्साहित करना चाहिए, यह तो बिल्कुल गलत है, यह कभी भी न्यू शिक्षा नीति नहीं कहता है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। यदि बच्चे क्या होते हैं, यदि बहुभाषी होते हैं
तो इसका उच्च लाभ होता है। तो यह सही हो जाएगा। द्विभाषीय उपागम में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है, यह भी नहीं होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। जेंडर रूल आर लर्न बिहेवियर, इनमेट बिहेवियर, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन, जेनेटिकली डिटरमाइनड। यहाँ पर देखिए जेंडर रूल लर्न बिहेवियर, इनिमेट बिहेवियर, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन, जेनेटिकली डिटरमाइनड। आइए इसका हिंदी भी देख लेते हैं। जेंडर भूमिकाएं हैं अधिगृहित व्यवहार, अधिगृहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचनाएं, अनुवांशिक निर्धारित। तो जेंडर जो है ना एक प्रकार से क्या है, अधिगृहित व्यवहार है। क्या है, अधिगृहित व्यवहार है, और इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या बोलते हैं, रूढ़िवादिता है। क्या है, हम यदि मान ले तो यह क्या है, जेंडर विभेद है, अधिगृहित व्यवहार है, मतलब उसको हम एडॉप्ट कर लिए। जन्मजात व्यवहार यह नहीं है, जैविक संरचना नहीं है, अनुवांशिक निर्धारित नहीं है, तो यह क्या है, अधिग्रहित व्यवहार है। आइए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन इज पहला ऑप्शन टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस विथ वन अनदर, टू एक्सेस चिल्ड्रेन अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई द करिकुलम एंड pedagogy student, to assign rank to student their performance, to declare student pass and fail in particular। आइए इसका हिंदी भी देख लेते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है, पहला है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। तीसरा है छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। छात्रों की समझ को आंकना, छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, यह सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। छात्रों का उनके अनुसार वर्गीकरण करना, यह भी नहीं है। छात्रों को किसी विषय में सफल या विफल घोषित करना, यह भी नहीं है। यदि हम सही आंसर की तलाश करें, हम आंसर नंबर 2 में ऑप्शन में बढ़ सकते हैं। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसको अनुसार रूपांतरित करना। आगे की ओर चलते हैं। Before descending an assignment method for the class, what all should the teacher keep in mind? Who is going to use the result beside me? What is the best way to find out learning curves and individual student? Which method would help me to reflect on my pedagogy? Which of the method would the help level to the great student? आइए इसका हिंदी भी देख लेते हैं थोड़ा। क्या है, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? पहला है अपनी कक्षा के लिए मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कौन सा तरीका अध्यापिकाओं को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगा? तो यहाँ पर एक बार फिर से इंग्लिश देख लेते हैं।
तो विच इज़ द गोइंग द रिजल्ट बिसाइड मी, यहाँ पर देखिए मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कौन सा तरीका स्वयं को शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, तो यह सही हो सकता है। क्या हो गया? यह सही हो सकता है। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका है। क्या अधिगम वक्र से हम विशिष्ट छात्रों की पता लगा सकते हैं? कौन सा तरीका अध्यापिकाओं को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? यह भी सही है। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगा? यह हम कभी नहीं सोचते हैं। तो यदि सही आंसर की ओर बढ़े 1, 2 और 3 होगा। 1, 2 और 3 कौन सा है? यहाँ पर नहीं है। आइए इंग्लिश वाला देखते हैं। यहाँ पर है। क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 1, 2 और 3। यहाँ पर यह नहीं होगा। क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आज की क्लास में हम 15 क्वेश्चन ही डिस्कशन किए, एनालिसिस किए। तो आने वाले क्लास में हम और 15 क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आने वाले क्लास में हम इसी का हम जो 15 क्वेश्चन बचा हुआ है इसी का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।